वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह आपका साथी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आरएस क्लास में। तो आज हम लेके आए हैं जो कि एडीजे एपीओ जो कि एग्ज़ाम आने वाला है अभी आपका, उसके लिए, और जेएलओ एंड अदर लॉ एग्ज़ाम्स तैयारी के लिए आईपीसी का पहला चैप्टर। तो आईपीसी का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे और इसी तरह हम लगातार पढ़ते चलेंगे सारे चैप्टर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। तो चलिए देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 का एक परिचय। 1860 का एक परिचय देखते हैं। चलो, भारतीय दंड संहिता। तो इसमें हम ये भी वर्णन करेंगे कि 1860 इसे क्यों बोला जाता है और ये लागू कब हुई थी। तो आइए चलो देखते हैं। तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो देख सको। तो आइए देखते हैं, चलो आगे की जानकारी। देखिए, ये आ जाता है आपका भारतीय दंड संहिता 1860 अध्याय 1 प्रस्तावना। देखिए, अध्याय 1 है ये आईपीसी का। तो सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि इसे 1860 क्यों कहा जाता है और ये लागू यानी अस्तित्व में कब आई, लागू कब हुई। तो देखिए, 1 जनवरी 1862 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 में लागू हुई थी आईपीसी। क्या लागू हुई थी? आईपीसी 1 जनवरी 1862 में ब्रिटिश कालीन भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर। किसके? ब्रिटिश कालीन भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता के तौर पर 1860 में लागू किया गया था। कब? भारतीय दंड संहिता के तौर पर 1860 में लागू किया गया था। मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं। तो हम क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता 1860। इसका खाका लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। बाद में समय समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे हैं। चलो आगे जानकारी लेते हैं क्या है। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरी देख के जाइएगा। ऐसा नहीं कि आए बीच में से और छोड़ के चले गए, तो अधूरा ज्ञान बहुत ही बकवास रहता है। तो चलिए देखिए आगे। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत सिविल कानून और दंडिक कानून आते हैं। क्या क्या आते हैं इसके अंतर्गत? सिविल कानून आते हैं। देखिए, सिविल कानून आते हैं और दंडिक कानून आते हैं, जिनमें की दंड दिया जाता है। वो भी कानून आते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। देखिए, आईपीसी अपराध को परिभाषित करती है। आईपीसी क्या करती है? अपराध को परिभाषित करती है आईपीसी, और दंड के प्रावधान की जानकारी भी देती है। यानी आईपीसी अपराध को परिभाषित भी करती है, उसको विस्तार से बताती भी है, और दंड क्या है और उसके बारे में जानकारी देती है, दंड के बारे में जानकारी देती है। इसका मकसद पूरे भारत में एक तरह का पेनल कोड लागू करना है। देखिए क्या है इसका मकसद? है पूरे भारत में एक तरह का पेनल कोड लागू करता है, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय व स्थानीय कानूनों की जगह पूरे देश में एक ही कानून हो। क्या हो? अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह पूरे देश में एक ही कानून हो। ये आईपीसी का काम है। क्या काम है इसका? आईपीसी का उद्देश्य का क्या है? देखिए, भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है। देखिए, यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। देखिए, किन किन रूपों में अधिनियमित किया जाता है इसे, चलिए देखते हैं। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, वीडियो लाइक कीजिएगा। देखिए, वीडियो लाइक नहीं करोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी एक वो मिले, हौसला मिले कि हाँ कि ठीक पढ़ा रहे हैं हम। चलो देखते हैं आगे, वो आपकी मर्जी रही, खैर करो ना करो। पहला पॉइंट देखते हैं इसका, संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। देखिए, संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। क्या कहलाएगा ये? यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी कहलाएगा, और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, यानी पूरे भारत पर इसका विस्तार होगा। पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए, सेकंड कहता है आपका, भारत के भीतर किए गए अपराधों का
दंड, यानी जो भारत के अंदर किए जाते हैं उनके अपराधों का दंड क्या है। देखिए, हर व्यक्ति इस संहिता के संबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय और अन्यथा नहीं होगा। देखिए, ये कहना चाहता है, यानी जो भारत के भीतर किए गए हैं दंड, वह इस आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय माने जाएंगे। आगे चलो, आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। यह आ जाता है आपका तीसरा पॉइंट, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। देखिए, भारत से परे किए गए यानी भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधुओं के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो यह कार्य भारत के लिए किया गया था। भारत में किया गया था, सॉरी टाइप गलत हो गया, ये मानो यह कार्य भारत में ही किया गया था। यानी कोई व्यक्ति भारत का है और वो भारत के बाहर ये कार्य करता है कहीं, और वो भारत लौट के आ जाए तो ऐसा समझे मैंने तो भारत के बाहर किया है, तो नहीं, वो कार्य भारत में ही किया गया हो माना जाएगा। उसी तरह वो दंड से दंडित किया जाएगा। चलो चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, चौथा पॉइंट कहता है आपका राज्य क्षेत्रीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। देखिए, राज्य क्षेत्रीय अपराधों पर संहिता का क्या क्या विस्तार होगा। देखिए, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोतिया विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो। देखिए, चाहे वह कहीं भी हो, ये नहीं कि हम विमान में बैठ के समुद्र में बैठ के और कहीं दूसरी जगह चले गए वहां हम आदमी को मार दें, तो ये नहीं कि तुम बाहर आ गए भारत से तो तुम पे मर्डर का इल्जाम नहीं लगेगा। नहीं, 302 लगेगी आपके ऊपर, क्योंकि आप भारत के हो, भारत से रजिस्ट्रीकृत है ये जब विमान, और आप भी भारत के नागरिक हो। ठीक है, आता है तीसरा पॉइंट, भारत में अस्तित्व कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध करना। देखिए, इसका मतलब है भारत में अवस्थित कंप्यूटर साधन को, यानी भारत में कोई कंप्यूटर साधन है उसको आप निशाना बनाकर भारत से बाहर कोई अपराध करते हो, या भारत में कोई व्यक्ति है उसे निशाना बनाकर, यानी भारत के व्यक्ति को निशाना लेकर, टारगेट लेकर के इसे वहां भेज दें और वहां उससे ये कार्य करवा दे, तो भी वो दंडित किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये समझ में आ रहा है ना? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और समझ में आया या नहीं आया, ताकि मैं और कोशिश कर सकूं। चलो स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण है इसका। देखिए, अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। देखिए, आ गई ना वही बात। देखिए, अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य, यानी जो भारत का व्यक्ति है अगर भारत से बाहर रह के कोई कार्य करता है तो वह दंडनीय माना जाएगा। वो ये ना भूल जाए कि मैं भारत से बाहर आ गया तो अब मैं किसी आदमी का मर्डर कर दूं तो 302 मेरे ऊपर ना लगेगी। तुम भारत के नागरिक हो और भारत में ये कानून लागू होता है आईपीसी का संपूर्ण भारत में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे आ जाते हैं। देखिए, कंप्यूटर संसाधन शब्द का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के उपधारा 20 होगा, ये कंफर्म करूंगा मैं अभी। देखिए 200 होगा या 20 होगा, ये कंफर्म करूंगा मैं कि उपधारा 2 के उपधारा 1 के अखंडता में इसको समनुदेशित किया गया है। देखिए अगला पॉइंट आता है आपका, अगला पॉइंट आता है ये आपका, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। देखिए, कुछ विधियां ऐसी हैं जिनका आईपीसी का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं
पड़ता। देखिए वो कौन सी इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अवित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंध या किसी विशेष स्थानीय विधि के फूलों पर प्रभाव नहीं डालेगा। देखिए ये गलत हो गया, ये प्रभाव नहीं डालेगा, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा अगर कोई विद्रोह होता है तो यानी वो कोई कार्य होता है तो इसका प्रभाव, आईपीसी का प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकता। उनका एक अलग कानून होता है जो कि उन्हें उनके ही द्वारा दंडित किया जाता है। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल ही आईपीसी का प्रभाव है, कुछ कंडीशन है जो कि पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो छुट्टी पे आ जाए और किसी गांव में आए हुए आदमी को, व्यक्ति को चोटिल कर जाए और वो चला जाए, नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है आईपीसी का, कुछ कंडीशन रूल्स हैं ऐसे। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।